पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे 2022 के जाते दिनों में क्या हुई राजनीति उथल पथल और किसे कहा जाएगा सबसे बड़ा राजनीतिक घटना 2022 की, और 2023 में क्या कुछ असर पड़ेगा इन घटनाओं का आने वाले दिनों की राजनीति पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के राज्यसभा सांसद और प्रोफेसर मनोज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं मानता हूं कि आप एक नेता तो हैं ही, राज्यसभा में है, और राजनीति पे अच्छी नजर है आपका एक अलग चिंतन है। क्या माने 2022 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना आप किसको मानेंगे? नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ आना, गुजरात में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत, और या फिर भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, ये कहना हमेशा बहुत मुश्किल होता है। आप अगर मुझसे पूछें कि ऑब्जेक्टिवली मैं किस घटना को सबसे बड़ी घटना मानता हूं, मैं सबसे बड़ी घटना मानता हूं कि विपक्ष और पक्ष दोनों को जनता ने एक संदेश दिया है कि आपको राजनीति के तौर तरीके बदलने होंगे। एक तरफ जब देश में हाहाकार मचा हुआ हो तो हम अपने अहंग को सर्वोपरि नहीं मानेंगे। मैं समझता हूं बिहार का घटनाक्रम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। कई वर्ष हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, लेकिन जब नीतीश जी को ये एहसास हुआ कि जिन मूल्यों को लेकर के, चाहे वो भाजपा के ही साथ थे, वो अक्सर कहते हैं अटल जी वाली भाजपा, तो जिन मूल्यों को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे, आप उन मूल्यों पे कुठाराघात कर रहे हैं और एक तरह से वो स्पेस को खत्म कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश जी का, तेजस्वी जी का साथ आना महज इसको एक सरकार के बदलने में मैं नहीं देखता हूं। मेरा मानना है कि सरोकार बदलना एक संदेश था लोगों का, और उसका एक्सेप्टेंस हुआ ये घटनाक्रम जो बिहार का है, जहां अगस्त के महीने में सरकार बनी। और बाकी जो राज्यों के चुनाव हैं, हर चुनाव का अपना एक मैसेज होता है। जैसे हिमाचल का मैसेज है जिसकी लोग अक्सर चर्चा नहीं करते हैं। गुजरात है, गुजरात एक अलग विश्लेषण की आवश्यकता है कि कांग्रेस का वोट शेयर कभी भी इतना कम नहीं हुआ, तो उसकी क्या वजह है, किस तरह के प्लेयर्स वहां इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेट मैसेज मेरे हिसाब से मनोरंजन जी, वो जो जनता ने दिया है कि आसमानी मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। बहुत हो गया हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, और मैं अक्सर कहता हूं, सदन में भी कहा है कि दुनिया का कोई भी देश बड़े मंदिर, चौड़ी मस्जिद के कारण मशहूर नहीं होता है। वो उसकी फेम आती है, उसका विश्वास बढ़ता है उसमें तब जबकि मानवीय सूचकांक पे प्रदर्शन अच्छा हो, भूख से मौतें ना हो रही हो, बेरोजगारी ग्रस्त ना रही हो। ये मुद्दे हमारे जीवन से गायब होते रहे। 22 ने उसकी वापसी के संकेत दिए हैं। मैं अभी भी इसको बहुत बड़ा संकेत नहीं। लेकिन मनोज झा जी, सर, आपको क्या लगता नहीं है कि आपने जो कहा जनता सवाल पूछने लगी है, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता ये मुट्ठी भर जनता है, सवाल पूछने का हिम्मत जुटा पा रही है वो जनता बहुत ही कम है। उसको इतने बड़े पॉपुलेशन में देखे तो वो कहीं ठहरती नहीं है, इसलिए बीजेपी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। मैं एक बात कहूं, बीजेपी का जो पिछला परफॉर्मेंस था 19 का, वो तकरीबन 40% को छू रही है। 40% वोटर्स, 60% वोटर अभी भी बाहर है। हम उसको कमतर करके नहीं आगे। हालांकि फर्स्ट पास द पोल सिस्टम एक अद्भुत सी व्यवस्था है जिसमें 28% पर भी सरकार बनते देखी हमने। हमारा सिर्फ ये कहना है ना कि जिसको आप कह रहे हैं मनोरंजन जी कि बहुत बड़ी जनता नहीं है, जनता जब शुरुआत होती है ना कभी बहुत बड़ी नहीं होती है। 77 हमारे सामने है। मैं अक्सर जब पढ़ता हूं उस पेज को, जेपी को नींद नहीं आती थी, लोगों को साथ नहीं बिठा पाते थे, चरण सिंह जी, जगजीवन राम जी, मोरारजी भाई, समाजवादी हमारे साथीगण। लेकिन जब जनता का उभार हुआ, उसका स्नोबॉल होता है सर। वो बिहार में हुआ, फिर गुजरात में हुआ, फिर देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। उस स्नोबॉल होने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। और यकीन बताऊं, 24 का चुनाव बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होगा। मेरे हिसाब से व्यक्ति बनाम व्यक्ति अब लोग नहीं चाहते हैं, मुद्दे चाहते हैं। जो भी दल गठबंधन या महागठबंधन मुद्दों को विमर्श में लाएगा, रोजगार के सवाल को, सामाजिक सौहार्द के सवाल को, महंगाई के सवाल को, सार्वजनिक संपत्ति के
को जिस प्रकार से बेचा जा रहा है, फ्रीडम के सवाल को, अभिव्यक्ति के सवाल को, वही गठबंधन जीतेगा। एक तरह से एक्सपायरी डेट हो चुकी है मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान नाम की राजनीति की, वो एक्सपायरी डेट शायद 24 हो। नहीं, किसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है? ये जो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण, आप हिंदू मुसलमान के बीच में दीवारें खड़ी करते हैं जी, और कहें कि चुनाव इन्हीं मुद्दों पे। भारत के राजनीति में 2022 में एक और बड़ी घटना हुई है जिस पर अब हमें बात करनी चाहिए, वो है भारत जोड़ो यात्रा। ये जो लोग निकले हैं, ये कौन लोग हैं? क्या आप जो कह रहे हैं, जो सवाल पूछने लगे, क्या इसमें वो लोग भी है जो कि सवाल पूछना चाहते हैं, या अभी तक वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे? नहीं, देखिए मनोरंजन जी, एक हमको हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि जिस किसी भी देश में टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स का एक फेज आता है कि मेजॉरिटी को मेजॉरिटेरियन समझ लिया जाए, उसमें आपको अलग अलग तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी। जर्मनी में जब इस तरह का एक दौर था तो गिटार बजाने वालों ने विरोध शुरू किया, पेडियाट्रिशियन ने विरोध शुरू किया, मतलब डॉक्टर, जो बच्चों के डॉक्टर, पेंटर्स ने शुरू किया। तो ये भारत जोड़ो यात्रा अगर मैं देखूं, मेरा मानना है कि इस तरह की यात्राओं की बहुत जरूरत है। हम टूटे तो हैं, 8 वर्ष में हम नहीं कह सकते हम टूटे नहीं हैं। किस किस तरह के बयान आते हैं, और वो लोग संसद में बैठते हैं, गोडसे को महान देशभक्त बताने वाले, छुरी तेज करके रखने वाले। क्या हमने कल्पना की थी 47 में? बंटवारे के बाद भी हम इतना नहीं बटे थे जितना हम पीछे 8-9 वर्षों में बट चुके हैं। जो कोई इस भारत तोड़ो की मानसिकता के खिलाफ एकजुट हो रहा है, मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि बीजेपी को भी हम जानते हैं, कई सारे सांसद हैं जो मौजूदा हालात से खुश नहीं है, उनकी पार्टी है, उन्हें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, लेकिन लोकतांत्रिक तौर तरीकों का अभाव होना उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है। ये तो उसकी पुनर्वापसी के लिए इस तरह की यात्रा है। लेकिन आप तो फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के वाले सदस्य कहे जाएंगे फिर। अब मनोरंजन जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सदन में किसी ने प्रश्न पूछा टुकड़े टुकड़े गैंग, तो सरकार की ओर से जवाब आया कि ऐसा कोई हमारे पास न परिभाषा है न कोई आंकड़ा है। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग इनके मंत्रीगण बोलते रहते हैं, लेकिन असल में ये नहीं सोच पाते हैं इस बात को, इस देश से जितनी मोहब्बत आप कर रहे हैं शायद उससे 1 औंस कम विपक्ष के लोग या आम नागरिक नहीं करते हैं। लेकिन मोहब्बत को अगर अपनी तराजू पे आप तौलेंगे, कहेंगे ये वाली मोहब्बत ही सबसे मजबूत है, साहब हम अपनी मोहब्बत को लेकर कहां जाए, किनसे कहें? मनोज जी, आपने संसद का जिक्र किया, आपको लगता है संसद आज के दिन है रिलीवेंट है या नहीं है? संसद तो पूरा सत्र भी पूरा नहीं कर पा रही है, 1 हफ्ता पहले ही खत्म कर दिया गया। दो चीजें मनोरंजन जी समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल निराशावादी तरीके से नहीं कहूंगा कि संसद और संसदीय प्रक्रियाएं खत्म हो गई। मेरा मानना है उसमें ढलान है। आप इसका एक पैमाना है कि 52 से लेकर के अब तक संसद के सत्र के दिनों को अगर आप गिन लें तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कैसे उसमें कमी आ रही है। ये अपने आप में पहला सूचकांक है। दूसरा है, संसद को लेकर के सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बार बार कहा था कि लेजिस्लेशन एंड डेलिबरेशन, लेजिस्लेशन हमारे यहां बहुत पास हो रहे हैं, 2 मिनट में एक बिल पास होता है, किसी किसी बिल के लिए आधे घंटे का समय होता है। कल्पना करके देखिए कि 30 पॉलिटिकल पार्टी हैं, आधे घंटे में किसी भी बिल पे क्या चर्चा होगी। तो ये दूसरा लक्षण है कि संसदीय परंपराओं को गौण किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, शत्रु भाव से अगर आप अपने विपक्ष को देखेंगे, जनता ने आपको सत्ता दी, सत्ता पक्ष बनाया, लेकिन जनता ने हमें विपक्ष बनाया। और ऐसा नहीं कि हमें भूमिका विहीन कर दिया। हमारी जो भूमिका है, अगर हम उसका निर्वहन आप हमें नहीं करने देते, रिडिक्यूल करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, तो अंततः आप संसदीय लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं और उसके खात्मे की आप एक तरह से अप्रत्यक्ष तैयारी कर रहे हैं। मैं आखिरी एक कहूंगा, 1952, 57, 62 में विपक्ष बहुत छोटा था, आज के विपक्ष की तुलना में भी बहुत छोटा। आप उन समय के डिबेट्स देखिए, हीरेन मुखर्जी हो, अटल जी हो, भूपेश गुप्ता हो, पीलू मोदी हो, जब वो बोलते थे ना, सत्ता पक्ष, इवन जवाहरलाल जी तो पूरे पूरे दिन बैठ करके सुनते थे। अगर आप उस तौर तरीके से नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब संसदीय लोकतंत्र में आपकी दिलचस्पी महज रिचुअल वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक अंतिम का सवाल, 2023 में क्या देखते हैं भारत की राजनीति में? मैं, अगर सरकार ने अपने नीतिगत फैसले
इसी प्रकार वो लेते रहें, विज्ञापनों से अपनी असफलताओं को छुपाते रहेंगे और संसदीय लोकतंत्र को रिचुअल बना देंगे, विरोध में उठे स्वर को देशद्रोही कह देंगे, तो यकीन मानिए 23 आंदोलन का वर्ष होगा। लोग सिर्फ संसद के भरोसे और विधायिका के भरोसे अपने सरोकार को नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसा रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस देखते हैं जिसकी शुरुआत बिहार में हुई है। कोई एक सशक्त विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा या फिर उसी तरह 60% जो वोट है इसी तरह बटे रहेंगे? नहीं मनोरंजन जी, एक चीज जो मैं देख रहा हूं, ये जो अलग अलग दलों के बीच में भरोसे का सूचकांक कम था बीते कुछ वर्षों में, वो उसमें तब्दीलियां आ रही। बहुत उसकी गति के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें तब्दीलियां आ रही हैं। वक्त लगता है। कई राज्यों में एक दल दूसरे के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, चाहे आंध्रा हो, उड़ीसा हो। मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे लोग ये तय कर पा रहे हैं कि हमें एक व्यापक सरोकार के लिए ये जो छोटे नैरेटिव्स हैं इसको दरकिनार करना होगा, कम से कम टाइम भी। चलिए मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और नए साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त है छोटे से ब्रेक का।